तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चक्र का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है और वार खा खा कर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। नागराज विशाल का हिम बाघों की फौज से अकेला लड़ रहा था और शीतनाग दूर से मदद करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। नागराज के शक्तिशाली वारों से हिम बाघों के शरीर अंदर तक हिले जा रहे थे। ये क्या है? पता नहीं, नागराज का घूंसा खाकर किसी हिम बाघ के पेट से यह निकला है। पर ये तो मेरा प्यारा रुद्राक्ष गुड्डा है, वही जिसको तो हमारी पालतू बर्फिल्ली ने निगल लिया था। पहले यह बर्फिल्ली के पेट में था, अब हिम बाघ के पेट में है। यानी बाघ ने बर्फिल्ली को निगल लिया है। मैं इस हिमबाग को नहीं छोड़ूंगा, इसने बर्फिल्ली को खाया है। मैं इसका पेट फाड़ डालूंगा। संपाला रुक जा बेटे, ये ले अब खाएगा किसी बिल्ली को। ये क्या कर रहे थे बच्चे, मरना चाहते थे क्या? ये बाघ बहुत गंदा है नागराज, इसने मेरी बिल्ली को खा लिया है। देखो ना, इसके पेट में से वही गुड्डा निकला है जो बिल्ली ने निगला था। लाओ नागराज, हम इसको मैं संभालता हूँ, तुम हिम बाघों से निपटो। एक मिनट शीतनाग कुमार, तुम लोग बिल्लियाँ पालते हो क्या? हाँ, पर सिर्फ एक खास प्रजाति की बिल्लियों को ही, क्योंकि वही इस ठंड में जीवित रह सकती है। पर मुझको अभी अभी शीतनागों से पता चला है कि वे भारी बर्फबारी से डर कर भाग गई और शायद इन हिम बाघों को का भोजन बन गई। नहीं शीतनाग कुमार, बिल्लियाँ हिम बाघों का भोजन नहीं बनी, बल्कि ये खुद हिम बाघ बन गई हैं। यह तो असंभव है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि इनमें से कुछ हिम बाघों की गर्दनों में टूटे पट्टे अटके हुए हैं, वैसे ही जैसे कि पालतू पशुओं की गर्दनों में होते हैं। बिल्लियाँ ही विकसित होकर हिम बाघ बन गई है। पर यह हुआ कैसे, यह बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ कि ये बिल्लियाँ किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती थी? केंचुली से बने चाबुकों से? उसे देखते ही बर्फीली बिल्ली से बर्फ की सिल्ली बन जाती थी। तो फिर सुनो मेरी योजना। बाघ से बाघ फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं। नागराज वापस क्यों नहीं आया? हमारे लिए वह अपनी जान भला खतरे में क्यों डालेगा? क्योंकि वह एक रक्षक है, ब्रह्मांड रक्षक। लो आ गया नागराज, हिम बाघों का रास्ता फिर से रोकने के लिए। अब मुझको सब कुछ नई योजना के अनुसार करना पड़ेगा और इस योजना का पहला कदम इन सभी बाघों को एक जगह पर इकट्ठा करना है। अब ये सारे बाघ एक साथ मुझ पर टूटने के लिए तैयार हैं। हिम बाघ नागराज पर एक साथ टूट पड़े, पर तब तक नागराज अपनी जगह से गायब हो चुका था और बाघ घिर चुके थे। ये खूंखार हिम बाघ तो एकाएक भीगी बिल्ली बन गए। पर कैसे? क्योंकि ये हमारी भीगी बिल्लियाँ ही हैं, हमारी पालतू बिल्लियाँ, और इसलिए केंचुली चाबुक की फटकार ने इनको सीधा कर दिया है। ये तो असंभव है, पर इनकी हालत को देखकर ये बात सच लग रही है। लेकिन ये चाबुक तो हमारे घरों में थे और हमारे घर बर्फ में दब चुके हैं, फिर ये केंचुली चाबुक कहाँ से आए? नागराज के सर्पों ने बर्फ की घातक ठंडक का सामना करते हुए इनको बर्फ में घुस कर ढूंढा है। नागराज के सांप भी नागराज की तरह ही बहादुर हैं। इनका रूप बदल सकता है, ये खूंखार हो सकते हैं, पर इनके दिल में छुपा डर नहीं जा सकता। पर सवाल ये है कि इनका रूप कैसे बदला? इसका सवाल हमको उसी दिशा में मिलेगा जिस दिशा में ये बिल्लियाँ भागी थी। बिल्लियाँ किस दिशा में गई थी? और कुछ ही देर बाद आश्चर्य की बात है, जिस तरफ बिल्लियाँ डर कर भागी थी उसी तरफ से बर्फीली हवाएं भी आ रही है। और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो मैं माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और हालात बता रहे हैं कि इस गड़बड़ी का केंद्र माउंट एवरेस्ट ही है, पर यह तेज बर्फीला तूफान मुझको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। बचो नागराज। शुक्रिया शीतनाग कुमार, पर सिर्फ बचने से कुछ नहीं होगा, हमको एवरेस्ट तक पहुंचना ही है। इस मौसम में तो एवरेस्ट तक मानव या उनका कोई यंत्र तो क्या हम तक नहीं पहुंच सकते। हमको मौसम के सुधरने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं शीतनाग, मुझे आभास हो रहा है कि यह मौसम तभी सुधरेगा जब मानव विनाश के कगार पर पहुंच चुके होंगे। हमको एवरेस्ट तक पहुंचना ही होगा और मौसम के एकाएक बिगड़ने का कारण ढूंढना पड़ेगा। पर तुम मेरे शरीर में फिर से घुस जाओ, वरना मुझसे ये ठंड सही नहीं जाएगी। पूरी दुनिया के वातावरण का तापमान तेजी से गिरता जा रहा था और दुनिया बर्फ की चादर से ढकती जा रही थी। विनाश की घड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं थी और विनाश फैलाने वाले भी दूर नहीं थे। पुल्लासी ने कमाल कर दिया, अब पृथ्वी का तापमान हमारी इच्छा के अनुसार होने ही वाला है। समय बिल्कुल नहीं है, अब हमको योजना के तीसरे चरण पर काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, टेरा प्लांटेशन तैयार करो, मानवों का अस्तित्व मिटना तय है।
और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स सफलता से अभी बहुत दूर था। पहले हम शिखर से 2 किलोमीटर दूर थे, अब 2.5 किलोमीटर दूर हैं। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे फिसल रहे हैं। नागराज के आने का आभास पुल्लासी को भी हो चुका था। आश्चर्य है, एक मानव प्रकृति के इस भीषण रूप से लड़ता हुआ यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक मानव मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी मैं उसको अपनी शक्ल देखने का मौका नहीं दूंगा। शक्तियाँ और बढ़ानी होगी। हवाएं और तेज हो रही है नागराज, अब तो ये चट्टानें उड़ाकर ला रही है। वापस चलो, एवरेस्ट तक पहुंचना असंभव है और तुम भी असंभव को संभव नहीं बना सकते। अगर मैं असंभव को संभव नहीं बना सकता शीतनाग कुमार, तो मुझको ब्रह्मांड रक्षक होने का दावा भी छोड़ देना चाहिए, और ये दावा मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। नागराज अपने निर्णय पर अडिग था और प्रकृति की शक्तियाँ अपने निर्णय पर। नागराज का सफल हो पाना सचमुच असंभव था। उस मानव को कोई निशान नहीं मिल रहा है। तूफान ने उसको उठाकर कहीं दूर पटक दिया है। अब वह यहाँ तक आने का ख्याल अपने सपनों तक में नहीं लाए। अरे अरे, पत्थर ऊपर उठ रहे हैं। तुम बर्फीले तूफान को हराकर यहाँ तक कैसे पहुँच गए मानव? परमाणु की बात सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस आपदा के पीछे भी प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसको सामने देखकर भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। सिर्फ एक मानव नहीं, नागराज हूँ मैं, और तुम तक पहुँचने के लिए मुझको बर्फीली तूफान से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रकृति से लड़ने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, इसलिए मैंने प्रकृति के कहर से बचने के लिए प्रकृति की ही मदद ली, और प्रकृति द्वारा रचे गए पत्थरों की दरारों के बीच में होता हुआ मैं पहाड़ के अंदर अंदर ही तुम तक पहुंच गया, और ये रास्ता बर्फीले तूफान से एकदम सुरक्षित था। तुम अपनी मौत तक पहुंच गए हो नागराज। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, पर तुमने यहाँ पहुंचकर मेरे सामने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तुमको मरना ही होगा। बर्फीली आंधी के शरीर वाला दैत्य, इसे तुमने कैसे पैदा किया? पर तुम हो कौन, और मानवों का विनाश करके आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो? हमारा मकसद मानवों को मारना नहीं बल्कि खुद को बचाना है, और मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तुम्हारा मकसद भी यही होना चाहिए। ओह, एवरेस्ट की चोटी अभी तक तो तूफान का केंद्र थी, और चारों तरफ तूफानी हवाएं बहने के बावजूद तूफान का केंद्र काफ़ी शांत होता है। पर अब इस केंद्र में एक नया तूफान बह रहा है, और मैं अपनी और मानवों की मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। आरी जैसे दांतों वाले ये पत्थर मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, और मेरे वारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। दुश्मन का आकार बहुत बड़ा था और बचने की ज़्यादा जगह नहीं थी। अगर इसने मुझको चोटी से नीचे फेंक दिया तो इच्छाधारी शक्ति भी मुझको शायद बचा नहीं पाएगी। नागराज बचने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन बचते रहने की भी एक सीमा थी। धारदार चट्टानी टुकड़े नागराज को घाव लगाते चले गए, और नागराज को घूमते बवंडर की बाहों ने अपने अंदर समेट कर उठा लिया। ये बवंडर मेरे फेफड़ों से हवा खींच रहा है, मेरा दम घुट रहा है। कुछ करो नागराज, जल्दी। पर तुम कर भी क्या सकते हो? हवा से भला कोई लड़ पाया है? अगर इसका शरीर हवा का ना बना होता तो शीतनाग, इससे लड़ने के लिए तुमको बर्फीली शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। पर फायदा क्या होगा? जैसे तुम्हारे नाग वार इसके आर पार हो गए, वैसे ही मेरे शीत वार बेअसर हो जाएंगे। इस पर शीत अस्त्रों से वार नहीं करना है शीतनाग कुमार, बल्कि इस बवंडर में मौजूद जल कणों पर शीत शक्ति का प्रयोग करके इसको जमा देना है। समझ गया नागराज। शीतनाग की शीत शक्तियाँ बवंडर दैत्य के अंदर मौजूद जल कणों को तेजी से जमाने लगी, और हवा से बना उसका शरीर ठोस होता चला गया। अब नागराज के वार उसके शरीर पर बेअसर नहीं थे। इसको पृथ्वी पर कहते हैं कि मियाँ की जूती मियाँ के ही सर। अब अब बंद करो ये विनाश, कभी नहीं। तुम जानते नहीं हो नागराज कि तुम किससे उलझ रहे हो। हम ऊर्जा पर जीने वाले प्राणी हैं। अपने शरीर में हम इतनी ऊर्जा एक पल में पैदा कर सकते हैं जितनी ऊर्जा का प्रयोग पृथ्वी का एक पूरा नगर एक साल में करता है, और इस ऊर्जा का एक स्पर्श तुमको खाक करने के लिए काफ़ी है। ओह, इसका पूरा शरीर ऊर्जा से चमकने लगा है, पर इसके ऐसा करते ही तूफान हल्का पड़ने लगा है। यानी ये अपनी ऊर्जा से ही इस भीषण तूफान को पैदा कर रहा था। यानी अगर मैं इसको अभी किसी तरह से काबू में कर लूं तो तूफान थम सकता है, पर यह काम बहुत मुश्किल है। इसको काबू में करने के लिए मुझे इसको छूना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, या शायद कर सकता हूँ। शक्ति को वह अद्भुत नज़ारा देखकर परग्रही की आंखें भी फटी
रह गई और फटी फटी ही रही। ओह! पुल्लासी अपनी ही शक्ति से पैदा किए तूफान में फंस गया है। तूफान से निकलने के लिए उसको अपनी ऊर्जा समेटनी ही पड़ेगी। वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है काउंसिल, उसको वापस बुलाना ही उचित होगा। वैसे भी उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, अब पृथ्वी हमारे तीसरे चरण के लिए एकदम तैयार है। तूफान गायब हो गया, शीतनाग और उसके साथ वह प्राणी भी, पर वह था क्या? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि उसका मकसद क्या था। काश हम इसको पकड़ पाते तो इनका मकसद पता चल सकता था। बादल छट रहे हैं और सूरज फिर से नज़र आ रहा है, पर सूर्य सुबह के 9 बजे आमतौर पर इतना चमकीला और गर्म तो नहीं होता है। अब ठंड भी कम हो रही है। कभी सुबह 9 बजे उठा करो तो पता चले सूर्य एक दिन में बदल तो नहीं सकता। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करती हूँ और तुम्हारा सूरज से क्या मतलब? सुबह 4 बजे घर आने वाले और 9 बजे सोकर उठने वाले को तो ये भी पता नहीं होगा कि सूरज जब उगता है तो लाल होता है, बंदर के मुंह की तरह लाल, जैसा कि गुस्से में अभी तेरा मुंह हो रहा है। देख देख, तेरी नाक भी आगे से काली हो रही है। सुबह मेरा मतलब 9 बजे उठकर मुंह धोया भी है या नहीं? फॉर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं नहा भी चुकी हूँ। पर तुम बताओ, ये ड्रेस पहने पहने सो जाते हो क्या? और ज़रा दाढ़ी वाड़ी भी बना लिया करो। किसी चोर के पीछे ऐसे भागोगे तो वह तुमको अपना भाई समझकर चोरी का माल बांटने लगेगा। दाढ़ी मैं नहा भी चुका हूँ और दाढ़ी भी बना चुका हूँ, पर लगता है कि ब्लेड की धार खराब थी। ये क्या गड़बड़ है? मैंने तो खींच खींच कर उल्टी दाढ़ी बनाई थी, पर 2 घंटे के अंदर ये बाल कैसे उगाए? हो गई ना बोलती बंद, अब जाओ कम से कम ब्रश करके शुरुआत तो करो। मैं तो चली पौधों को पानी देने। ब्रश ब्रश तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी दांत पीले और गंदे क्यों लग रहे हैं? और दाढ़ी फिर से उग आई है। लगता है आजकल ब्लेड और टूथपेस्ट की क्वालिटी भी गिर गई है। यह या बात कुछ और ही है। कहीं यही वह अजीब घटना तो नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ? पर मेरी दाढ़ी और अजीब घटना में भला क्या संबंध हो सकता है? संबंध था, और वह जल्दी ही सामने आने वाला भी था। मैंने कल ही तो इन पौधों की कटिंग की थी, फिर ये एकदम से कैसे बढ़ गए? शायद मैंने ठीक से कटिंग नहीं की थी। पर बाकी पौधे भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं। खैर चलो, आज मैं पानी देने के बजाय पौधों की कटिंग कर देती हूँ। शुक्र है कि ये पौधे बड़े लग रहे हैं, कहीं इन पर बैठने वाले कीड़े भी इनकी तरह होते तो मेरी हालत खराब हो जाती। हालत खराब भैया? श्वेता घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो यह कीड़ा वही है जिसके बारे में मैंने कुछ महीनों पहले नेशनल जियोरिक मैगजीन में पढ़ा था। शायद यही वह मुसीबत है जिसकी आशंका मुझको थी। ये कीड़ा जुरासिक काल के अंतिम समय में पाया जाता था और हरियाली के अभाव में लुप्त हो रहे डायनासोरों का यह प्रिय भोजन था। पर इसके इस तरह से एकाएक दिखने का क्या अर्थ हो सकता है? श्वेता, कैंची से इसका पैर काट दो। थैंक्स फॉर द आइडिया भैया। वैसे तो यह आइडिया मुझे भी आया था, पर ऐसा करके मैं अपने चंडिका होने के शक को हवा दे देती। अब श्वेता जाएगी और चंडिका आएगी। इस कीड़े से निपटना इतना आसान नहीं होगा। ओह, मैं कीड़ा किसको कह रहा हूँ? इसके सामने तो मैं कीड़ा नज़र आ रहा हूँ। इस कीड़े में तो डंक होने के साथ साथ मकड़ी जैसे गुण भी है। इसने मुझको अपने जाल में फंसा लिया है और अब ये मुझे कीड़ा समझकर खाने जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, तुम कीड़ों में ज़रा भी तमीज़ नहीं होती है। अरे, खाना खाने से पहले कुछ एपेटाइज़र खाए जाते हैं, जैसे पतला सूप। चंडिका, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि श्वेता के जाते ही तुम ज़रूर आओगी। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वैसे इतनी लंबी बात के बजाय सिर्फ थैंक्स कह देते तो भी काम चल जाता। अब बेकार की बातों में समय और जान मत गंवाओ। मैं पानी की धार से इसका ध्यान बटाती हूँ और तुम इसको बेहोश करने की कोशिश करो। मारने की क्यों नहीं, क्योंकि वह शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे वार इस पर असर नहीं डाल पा रहे हैं चंडिका। इसकी खाल हड्डी जैसी सख्त है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं इसको बेबस कर सकूँ, पर इसके पास वह चीज़ ज़रूर है और जो इसको बांध सके, और वह चीज़ है इसके जाले। ध्रुव का कलावा शरीर पेड़ के इर्द गिर्द घूमता चला गया। जाले रबर बैंड की तरह खिंचते चले गए और जब ध्रुव रुका तो वह कीड़ा उड़ना भूल चुका था। अब मुझे कैंची दो। कुछ ही पलों के बाद आश्चर्य की बात यह है कि यह कीड़ा आया कहाँ से? जहाँ से भी आया हो, पहले मैं इस पर कीटनाशकों की पूरी कैन स्प्रे कर दूँ। कहीं यह आज़ाद हो गया तो?
अच्छा किया, अब इस कीड़े को मैं बायो लैब में ले ले जाता हूँ, वहीं इसका परीक्षण करके यह बता सकते हैं कि ओह, कमांडो हेडक्वार्टर से सिग्नल आ रहा है। यस करीम, कैप्टन, हम पर हमला हो रहा है। कमांडो हेडक्वार्टर टूट चुका है। हम खतरे में हैं। हमला? कैसा हमला? किस चीज़ का हमला? पेड़ों का कैप्टन, और ये हमला पूरे राजनगर में तेजी से फैलता जा रहा है। अजीब अजीब से बड़े कीड़े और प्राणी नजर आ रहे हैं। अब ओह, संपर्क टूट गया। शायद तार टूट गए हैं। हर तरफ से मानवता पर हमला हो रहा था। विशालकाय और अजीबोगरीब पेड़ों की कतारें राजनगर को एक आधुनिक शहर से प्राचीन जंगल में बदल रही थी, और साथ ही साथ ऐसे प्राचीन जानवर भी प्रकट होते जा रहे थे जिनको दुनिया ने अब तक विलुप्त प्रजाति का नाम दिया हुआ था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये कैसा जानवर है? होश काबू में रखो कैडेट करीम, हमको ऐसे ही खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है, और इस वक्त ये हमारा फर्ज है कि हम जनता को इस मुसीबत से बचाएं अपनी जान पर खेल कर। यू आर राइट रेणु, पर जनता की जान बचाने के लिए पहले हमको अपनी जानें बचा कर रखनी होगी। और यह काम आसान नहीं लगता है। हर काम आसान होता है पीटर, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई काम ज़्यादा आसान होता है और कोई काम कम आसान। इससे बचने के 3 तरीके हैं: मार डालना, काबू में करना या भाग लेना। मार डालने लायक हथियार हमारे पास नहीं है और भाग देने लायक शक्ति नहीं है, पर हमारे पास काबू में करने लायक दिमाग ज़रूर है। हमको इसकी गर्दन में फंदा डालना होगा। यह जानवरों को काबू में करने का टॉप मोस्ट आइडिया है, और हमें ऐसा करने के लिए इसके पास पहुंचना होगा। इन बढ़ते पेड़ों की डालों के बीच में से फंदा फेंक पाना असंभव है, तो फिर हमको इसके पास पहुंचना होगा। वह प्राणी लड़खड़ा कर गिरा और गुड रेणु, ग्रेट बैक क्लिप फ्लिप। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर ये पेड़ और ऐसा प्राणी, ये सब आए कहाँ से हैं? पेड़ों का तो मुझे पता नहीं पीटर, लेकिन इस प्राणी की कमर पर एक निशान है राजनगर रेस कोर्स का, और यह वह निशान है जो रेस में भाग लेने वाले घोड़ों पर लगाया जाता है। पर यह इसकी कमर पर कैसे आया? इसका एक ही जवाब है पीटर, ये एक रेस का घोड़ा है, मेरा मतलब था, पर ये इस रूप में कैसे आया यह मुझको नहीं पता। पर अगर ये प्राणी एक भूतपूर्व घोड़ा है तो इसके जैसे और घोड़े भी इस रूप में आ सकते हैं। मेरा शक सही था रेणु, हम मुसीबत में हैं। कुछ सोचो रेणु, ये सब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और इनके इरादे नेक नहीं लगते। सोचो, कैप्टन ध्रुव यहाँ पर होता तो क्या करता? पर कैप्टन इस मुसीबत से अनजान क्यों है? वह इस वक्त है कहाँ? मुझे इस मुसीबत का पता है पीटर, और सच पूछो तो मुझको खुद भी पता नहीं कि इस मुसीबत से निपटने के लिए मैं क्या करूं। पूरा राजनगर जनता जंगल बनता जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल के प्राणी नजर आ रहे हैं। बिजली फोन की सेवाएं ठप ठप पड़ गई है। घर टूट चुके हैं। लगता है कि हम हजारों साल पहले की दुनिया में पहुंच चुके हैं। तुम ठीक समझ रहे हो कैप्टन, ये प्रागैतिहासिक प्राणी रेस कोर्स के घोड़े हैं। इनके ऊपर रेस कोर्स के चिन्ह लगे हैं, और अगर मुझको सही तरह से याद है तो ये रूप घोड़े के पूर्वजों का रूप है जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। यानी घोड़े अपने पूर्वजों के रूप में बदल गए हैं। नागराज का जब मैसेज आया था तो वह भी ऐसा ही कुछ कह रहा था कि बिल्लियां ऐसे बाघों के रूप में बदल गई है जो लाखों वर्षों पहले बर्फीले पहाड़ों पर पाए जाते थे, और पृथ्वी का रूप भी करोड़ों वर्षों पहले वाला हो रहा है, जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा मानव निर्मित शहरों से नहीं बल्कि हरियाली से ढका हुआ था। हम भूतकाल की तरफ जा रहे हैं कैडेटो। प्रकृति का चक्र उल्टा चलने लगा है। यानी अगर डार्विन की थ्योरी सही है तो हम भी बंदरों में बदल जाएंगे। ओह माय गॉड कैप्टन, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा भी रेणु, शायद पूरी मानव जाति का बदलाव शुरू हो चुका है। इंसान बंदर बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। हम सब बंदर बन जाएंगे, पर क्यों? प्रकृति ऐसा क्यों चाहती है? उसने ही तो बंदर को विकसित करके इंसान बनाया है, फिर वह अपना चक्र उल्टा करके इंसान को बंदर क्यों बना रही है? ये काम प्रकृति का नहीं है। ब्रह्मांड रक्षकों के पास मौजूद जानकारी के अनुसार यह काम दूसरे ग्रह के प्राणियों का है, पर वे ऐसा क्यों करेंगे? उस इससे उनका क्या फायदा? हमको बंदर बनाकर उनको क्या मिलेगा? पृथ्वी ग्रह पर कब्जा, एक हरे भरे ग्रह पर कब्जा, और वह भी बिना लड़े। ये क्या कह रहे हो कैप्टन? इतिहास गवाह है कि मानवों ने परिस्थितियों से लड़कर हमेशा विजय प्राप्त की है, हार नहीं। मानवों ने पीटर, बंदरों ने नहीं। हम जैसे जैसे बंदर बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सोच की क्षमता भी कम होती जाएगी, बुद्धि कमजोर होती जाएगी।
और फिर हम परग्रहियों से तो क्या पृथ्वी के जानवरों से मुकाबला करने लायक भी नहीं रहेंगे। परग्रही बिना लड़े ही पृथ्वी पर जीत जाएंगे और उस पृथ्वी पर ना तो मानव रहेंगे और न ही मानव निर्मित कोई चीज़। और ऐसा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, कम से कम 2-3 मानव तो तुरंत खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस मुसीबत पर रेणु का न तो मारने वाला तरीका काम आएगा और न काबू में करने वाला और न ही भागने वाला। ये तो मैमोथ है, हाथियों का हिमयुग के जमाने वाला पूर्वज। ये जरूर राजनगर के पास वाले जंगलों से आया है। घबराओ मत कैडेटो, इस वक्त हमारा दिमाग चाहे कमज़ोर हो रहा है, पर बंदर बनने से हम में फुर्ती जरूर पैदा हो रही है। हम इस पर भी काबू पा लेंगे। ओह, इस पर तो मेरे वार का उतना ही असर हो रहा है जितना कि टैंक पर कंकड़ मारने से होता है। मुझको तो नहीं लगता कि मेरी स्टार लाइन भी इसको बांधने में कामयाब होगी। इसका इलाज तो सिर्फ एक ही है, भारी बारूदों हथियारों का वार। थैंक्स डोगा, बस यही एक काम है जो मैं नहीं कर सकता। तो चिंता कैसी है ध्रुव, डोगा है ना? पर तुम एकाएक यहाँ पर कैसे? मेरी जानकारी के अनुसार तो ऐसी मुसीबत मुंबई में भी आई है ध्रुव, पर इस मुसीबत की जड़ यहीं पर है, राजनगर में। मैं कुछ समझा नहीं डोगा, समस्या की जड़ से क्या मतलब है तुम्हारा? समस्या की जड़ का संबंध पेड़ों की जड़ों से है। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के अनुसार ये पेड़ इस इलाके से उगना शुरू होकर पूरी पृथ्वी पर फैल रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रागैतिहासिक काल के जानवर नजर आ रहे हैं। दुनिया पाषाण युग की तरफ जा रही है और हर इंसान की इस मुसीबत से आतंकित है कि वह बंदर में बदलता जा रहा है, जैसे तुम और हम। और किसी को भी इस स्थिति से निपटने का उपाय सूझ नहीं रहा है। मेरा दिमाग भी कुछ सोच नहीं पा रहा है। शायद ऐसा मेरे शरीर में हो रहे बदलावों के कारण हो रहा है। अगर दूसरे ब्रह्मांड रक्षक भी यहाँ होते तो सभी ब्रह्मांड रक्षक यहीं आ रहे हैं, पर इसका हल तुमको ढूंढना ही होगा ध्रुव, वरना इंसानों के साथ साथ देवताओं का संपर्क भी पृथ्वी से हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुझको भी वापस देवलोक जाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो शक्ति? ऐसा भला क्यों होगा? देवता इंसानों की भक्ति पर जीते हैं, वही उनकी ऊर्जा है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो देवों को अपनी भक्ति ऊर्जा कहीं और से ढूंढनी होगी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंसानी शरीर में वास कर सकती हूँ, पर बंदरों के शरीर में नहीं। चंदा के बंदर बनते ही मुझे उसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर ये विनाश जारी रहा तो पृथ्वी पर न तो इंसान रहेंगे और न ही देवता, शायद पशु भी नहीं रहेंगे। अगर प्रकृति का यह चक्र उल्टा चलता ही रहा तो हम सब विकास के प्रथम चरण पर जाकर ही रुकेंगे, यानी अमीबा पर। ब्रह्मांड रक्षकों के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, यह बदलाव पेड़ों के पैदा होते ही तेजी से होने लगा है। पहले हमको पेड़ों को बढ़ने से रोकना होगा और फिर मुसीबत की जड़ को ढूंढना होगा। और हम सभी जानते हैं कि वह जड़ कुछ परग्रही है जो पृथ्वी से मानव का विनाश चाहते हैं। हमको उन्हें ढूंढना होगा, पर उनको हम ढूंढेंगे कहाँ पर? हमारे पास उनको ढूंढने के लिए न तो कोई क्लू है और न ही वक्त। क्लू तो परमाणु ने हमको दे दिया है। इस समस्या की जड़ हमको पेड़ की जड़ों से मिलेगी, जैसा कि परमाणु ने और तुमने दोनों ने ही देखा कि समुद्र के नीचे और पहाड़ों की ऊंचाई पर गड़बड़ी फैलाने के लिए परग्रही खुद मौजूद थे। इससे सिद्ध होता है कि बगैर घटना स्थल पर मौजूद रहे वे गड़बड़ी नहीं फैला सकते। मैं कुछ समझा नहीं। अब अगर गड़बड़ी यहाँ से फैली है तो वे यहाँ पर भी मौजूद होंगे। हम उनको पेड़ की जड़ों की मदद से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पेड़ बढ़ने के लिए जड़ों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ों की ऊर्जा जड़ों के माध्यम से दी जा रही है। हम जमीन के नीचे जड़ों के साथ साथ जाकर ऊर्जा के स्रोत यानी परग्रहियों तक पहुंच सकते हैं। गुड आइडिया, पर यह काम हमको 2 टीमों में बंटकर करना चाहिए। हम 2 अलग अलग जगहों से जड़ों के साथ आगे बढ़ेंगे और जिसको पहले परग्रहियों का पता मिलेगा वह दूसरी टीम की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज देगा। ठीक है नागराज, मैं शक्ति और परमाणु के साथ राजनगर के पूर्वी छोर से जड़ों को छोर ढूंढता हूँ, और तुम डोगा के साथ राजनगर की पश्चिमी छोर से जड़ों का पीछा करना शुरू करो। ओके ध्रुव, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस। ब्रह्मांड रक्षकों ने मानवों को बचाने के लिए आखिरी जंग छेड़ दी थी, पर उनकी यह कोशिश अनदेखी नहीं गई थी। ये मानव हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हम अभी भी अपने लक्ष्य से 1 घंटे की दूरी पर हैं। अभी पृथ्वी को 2 करोड़ साल पीछे जाना बाकी है। इनको रोकना होगा।
इनको रोकने के लिए टेरा प्रोजेक्ट काफ़ी है। वैसे भी ये मानव विकास की उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। इनका दिमाग हर पल कमज़ोर होता जा रहा है। ये बंदर बन रहे हैं और बंदरों का दिमाग हमारे अति विकसित मस्तिष्क का सामना नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सोच सही हो काउंसिल, क्योंकि अगर ये सोच गलत हुई तो फिर सोचने के लिए हम बचेंगे नहीं। दो अलग अलग प्रजातियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी और परिस्थितियां बता रही थी कि एक का अस्तित्व बचाने के लिए दूसरों को मिटना ही पड़ेगा। इन जड़ों के बीच से सिकुड़ कर आगे बढ़ना तुम्हारे नाग गुणों वाले शरीर के लिए आसान होगा नागराज, पर डोगा मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसलिए डोगा इन जड़ों को ही उखाड़ फेंकेगा। अपनी ताकत को बचा कर रखो डोगा, मेरे पीछे आ जाओ। मैं इन जड़ों को तुम्हारे रास्ते से हटा देता हूँ। तुमने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं नागराज की एक दूसरे से गुथी हुई ये जड़ें कई किलोमीटर लंबी है और ये सभी एक ही दिशा में बढ़ रही है। विष फुंकार पेड़ों की जड़ों से जीवन का नामो निशान मिटाती चली गई और साथ ही साथ इन बेशुमार पेड़ों के वे ऊपरी हिस्से भी सूखते चले गए जो जीवन के लिए जड़ों पर निर्भर थे। देखा काउंसिल, अगर ये पेड़ ऐसे ही सूखते रहे तो हमको अपना लक्ष्य पाने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद मौत हमको उतना समय ना दे। तुम ठीक कह रहे हो कमांडर, टेरा प्रोजेक्ट को डिफेंस मोड से हटाकर अटैक मोड पर डालना होगा। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।